नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये टॉपिक एमपीपीएससी के लिए इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि बाओबाब ट्रीज़, जिन्हें मदर ऑफ द फॉरेस्ट कहा जा रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ट्रीज़ हैं ये आपके एमपी के मांडू डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं। काफ़ी आपने सुना होगा इसके बारे में। तो चलिए जान लेते हैं बाओबाब ट्रीज़ होते क्या हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं बाओबाब ट्रीज़, बहुत लेंदी होते हैं, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। एक न्यू स्टडी आई है जिसने बताया है ओरिजिन ऑफ द बाओबाब ट्रीज़ के बारे में। ये आइलैंड ऑफ मेडागास्कर में आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। मेडागास्कर जो कि इंडियन ओशन में है और ये मोजाम्बिक के ईस्ट में पड़ता है। यहीं पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं बाओबाब ट्रीज़, बट इंडिया में भी कहीं कहीं ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें मदर ऑफ द फॉरेस्ट कहा गया है। अदर स्पीशीज़ ऑफ द ट्रीज़, ये जो ट्री इसकी स्पीशीज़ हैं अफ्रीका और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के नेटिव भी माने जाते हैं। बाओबाब्स अपनी ग्रेट हाइट के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनकी हाइट 50 मीटर्स तक पहुँच सकती है। बहुत लॉन्ग लाइफ स्पैन है इनका जीवन बहुत लंबा चलता है। 2000 साल तक ये जी सकते हैं। 2000 साल तक, जस्ट इमेजिन अगर ये बात कर सकते तो ये क्या क्या हमें बता चुके होते। इंडिया में भी कुछ बाओबाब ट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं। गोलकोंडा फोर्ट के पास आंध्र प्रदेश में जो है, यहाँ पे माना जाता है कि कुछ 400 साल से ऊपर के बाओबाब ट्रीज़ भी मिलते हैं। मांडू मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। साथ ही साथ ट्रीज़ के ट्रंक्स जो है वो लार्ज सर्कमफ्रेंस और स्पिंडली ब्रांचेस के लिए जानी जाती है। लोकल कल्चर्स में इनको पूजा जाता है क्योंकि मल्टीपल यूजेस इनके पार्ट्स के होते हैं। फ्रूट्स और सीड्स इनकी खाई जा सकती है। बाकी इनके बाग फाइबर्स से क्लोथिंग बनाई जा सकती है। कुकिंग के लिए भी इनके जो सीड ऑयल है वो यूज़ किए जा सकते हैं। इन्हें अपसाइड डाउन ट्रीज़ कहा जाता है क्योंकि इनका जो टॉप है ऐसा लगता है कि टॉप वाला जो पार्ट है जिसे निकाल के ऊपर रख दिया हो, ऐसा लगता है। बहुत सारी लेजेंड्स इसके निकनेम के अराउंड है। एक अरब लेजेंड है, वो कहती है डेविल ने प्लक अप कर दिया ट्रीज़ को और थ्रस्ट कर दिया ब्रांच को सॉइल में। इस वजह से इसकी रूट्स जो हैं वो हवा में फैली रहती हैं। विकिंस और लो, उन्होंने भी लिखा कि इम्पोर्टेंस है भाई इस ट्री का क्योंकि कीस्टोन स्पीशीज़ है। इनको बचाने की वजह से, कीस्टोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है, उनको बचाने से बाकी सारी इंपॉर्टेंट ट्रीज़ भी बचते हैं, बाकी सारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ भी बचती है। किसी भी इकोसिस्टम में ऐसी स्पीशीज़ खाना देती है, शेल्टर देती है रहने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे पॉलिनेशन और ये स्पोर डिस्पर्सल भी कराती है। तो यहाँ पे बेसिकली पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ये मेंटेन करती है, बनाती है, इसीलिए इसे मदर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। सिंपली जो भी कीस्टोन स्पीशीज़ का एब्सेंस है कहीं भी अगर हो जाता है तो वो पूरी की पूरी इकोसिस्टम गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। बाओबाब ट्रीज़ मेडागास्कर में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इकोसिस्टम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ उनके कल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ की जो रूरल वुमेन है वो यहाँ से फ्रूट्स लेती हैं और वो बेचती हैं कंपनीज़ को ताकि वो फूड और कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर सके। तो इकोनॉमिकली इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर बाओबाब ट्रीज़ एम्पावरिश्ड कम्युनिटीज़ जैसे कि कम्युनिटीज़ जो मेडागास्कर में है, इवन इंडिया में भी इनको भी सेफगार्ड कर सकती हैं। मेडागास्कर होम ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट बाओबाब एडेंसोनिया पेराइरी, इसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। एडिसोनियन पेराइरी एक पेड़ है, बाओबाब का ही है अगर पूछा जाए आपसे एग्जामिनेशन में, बिकॉज क्योंकि एमपी में भी पाया जाता है इसलिए पूछा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये पॉपुलेशन बहुत थ्रेट में है क्योंकि ऑफकोर्स हम एज ह्यूमंस वी आर रियली द वर्स्ट ऑफ द स्पीशीज़ व्हेन इट कम्स टू कंजर्विंग नेचर। मोस्ट प्रेसिंग इशू है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हमको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसमें सारे फॉरेस्ट को हटा दिया जाता है, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर जब ख़त्म हो जाता है, जब सॉइल पूरी ख़राब हो जाती है, तो फिर उसको लैंड को अबैंडन कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की वजह से नए ट्रीज़ वहाँ पे नहीं उग पाते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसे एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही है, उनको चाहिए भाई कि बाओबाब ट्रीज़ की मदद से वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, बट वो हो नहीं पा रहा है। अनदर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्या है बाओबाब फॉरेस्ट के लिए? लार्ज बॉडीड एनिमल्स जैसे कि जायंट लेमूर और जायंट टॉर्टोइस जैसे जैसे कम हो रहे हैं, क्योंकि सबका इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है तो ये भी कम हो रहे हैं। एनिमल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इनके सीड्स को फैलाने में। अब सीड्स का पॉलिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये ट्रीज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। ये 500 साल पहले एक्सटेंट हो चुके हैं, इस वजह से बाओबाब ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस लेनी पड़ी है बाकी चीज़ों में अपने आप को बढ़ाने में। इन एनिमल्स के ना होने की वजह से इनकी सीड्स का वितरण नहीं हो पा रहा है। क्लाइमेट चेंज से सिचुएशन किस तरह से ख़राब हो रही है वो तो हमें पता ही है। ड्राइनेस बढ़ रही है। आज आप देख रहे होंगे ऐसे टेम्परेचर्स हैं जो शायद आपने कभी सोचे नहीं थे
कि रोज़ आपको टेम्परेचर 46 डिग्री 47 डिग्री देखने को मिलेंगे। वेदर पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब रेयर है कि एक 20 साल बाओबाब सीडलिंग आपको वाइल्ड में मिले मेडागास्कर में। 50 साल लगते हैं एक बाओबाब सीडलिंग को इनटू फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ बनने में। मतलब अगर आपने एक सीड लगाया है तो बाओबाब ट्री को फ्रूट देने के लिए 50 साल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इतना टाइम दे ही नहीं पाते क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करना होता है। स्टडी ने क्या कहा है कि ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा थ्रेट है। उनका जेनेटिक मेकअप पूरा पढ़ के उन्होंने ये जाना, ये बोला गया है कि 3 मेडागास्कर स्पीसीज़ जो है बाओबाब ट्रीज़ की ये थ्रेटेंड है एक्सटिंक्शन के लिए। IUCN रेड लिस्ट में बोला है कि मतलब अब ये एक्सटिंक्ट होने वाली है, पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। बाकी जो 3 हैं ये लीस्ट कंसर्न में है, उतना सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं है, बट कुछ दिनों में हम ये भी अचीव कर लेंगे। ठीक है, दीज इंक्लूड रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट। अगर हमको लैंड यूज़ के बारे में जानना है, लैंड यूज़ क्या होता है, जब लैंड को आप अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें उसे लैंड यूज़ कहते हैं। तो लैंड यूज़ चेंज जैसे होता जाएगा, कमर्शियल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रेसिडेंशियल एरियाज़ के लिए हमें लैंड चाहिए होगा, तो बाओबाब ट्रीज़ को हटाया जा रहा है उसी वजह से। असेसमेंट रिसर्च एंड आउटरीच बाओबाब प्रोजेक्ट, ये कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए है। ये बाओबाब ट्रीज़ को थ्रेट से बचा रहा है मेडागास्कर में। एविडेंस लाना चाहता है रिसर्च से, बताया लोगों को कि किस तरह से इतना इम्पॉर्टेंट है बाओबाब ट्रीज़ को बचाना, क्योंकि मदर ऑफ द फॉरेस्ट जाना जाता है। ARO प्रोजेक्ट स्टडी करता है बाओबाब की सीड के डिस्पोजल को, कि कौन एनिमल्स कैरी करते हैं उनको चुनता है और बेसिकली हेल्प करता है, फिर उन रॉडेंट्स का हेल्प लेता है कि ये सीड डिस्पर्स हो जाए और बाओबाब ट्रीज़ नए नए उगे। और ये रिसर्च क्रूशियल है, सपोर्ट करना है अगर हमें नेचुरल रीजनरेशन करना है बाओबाब ट्रीज़ का। कम्युनिटी इंगेजमेंट भी ज़रूरी है भाई, जब तक लोकल कम्युनिटी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। लोकल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाओबाब ट्रीज़, साथ ही साथ अलग ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ की संरक्षण करने में। ARO प्रोजेक्ट ऑफर करता है नेचर बेस्ड सोल्यूशन, यानी कि अगर आपको कोई सोल्यूशन निकालना है नेचर को बचाने के लिए तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए, कोई कमर्शियल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल इक्विटेबल ट्रेड होना चाहिए बाओबाब ट्रीज़ का, मतलब यूज़ करो बाओबाब फ्रूट्स का बट वो सस्टेनेबल हो, ये नहीं कि लालच में इतना सारा निकाल लिया। ये इकोनॉमिक इंसेंटिव बनाता है कंजर्वेशन के लिए। अगर लोगों को लगेगा इसके फ्रूट से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है तो हेल्प होगी उन्हीं लोगों की, प्लस वो सोचेंगे कि बाओबाब ट्रीज़ को बचाएंगे तो हमें भी फ्रूट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट, ये बेसिकली IUCN को फाइंड आउट किया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को 1948 में। ठीक है, और ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि फॉन्टेनब्लू फ्रांस में हुई थी उसके बाद सस्टेनेंस में आया था। ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 1956 में रख लिया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, यही सारे क्वेश्चन आते हैं MP में। IUCN रेड लिस्ट फोरमोस्ट ग्लोबल रिसोर्स फॉर असेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी कि एक रेड डेटा बुक निकालती है जिसमें ऐसे स्पीशीज़ का नाम रहता है जो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन के करीब हो। कुछ ऐसी भी होती हैं जो शायद लीस्ट कंसर्न हो, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पर फिर भी एक्नॉलेजमेंट में रखती है। ये सब पढ़ सकते हैं, मतलब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, इन विच ईयर वॉज IUCN एस्टैब्लिश्ड? 1946, 1947, 1948, 1949। इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।